देश के अंदर कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, आजादी से लेकर आज तक झूठ की पराकाष्ठा है। कांग्रेस ही नंबर 1 के झूठे। भाई नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2022 एक नए भारत का सपना देखा है भाई नरेंद्र मोदी। बीजेपी का ये बयान सिर्फ कांग्रेस को घेरने के लिए नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा की तैयारी है मिशन 2019 की। बीजेपी नेता कहते हैं कि सपना देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक नए भारत का। अब सपना देखा है तो उसे पूरा भी करना है। ऐसे में लक्ष्य बीजेपी और कांग्रेस दोनों का है कि मिशन 2019 में कैसे भी फतह हासिल की जा सके। लोकसभा चुनाव में वक्त ज्यादा नहीं बचा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी अपनी तैयारी तेज कर चुके हैं। लोकसभा के रण के लिए बैठक हो रही है, रणनीति तैयार की जा रही है। ये सक्रियता मध्य प्रदेश में भी तेज हो गई है। प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दल 29 सीटों पर ज्यादा से ज्यादा सीटों की जुगत में है। बीजेपी ने लोकसभा प्रदेश प्रभारी स्वतंत्र देव सिंह और सह प्रभारी सतीश उपाध्याय ने पदाधिकारियों की बैठक ली, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम योजनाएं बनी और जीत का संकल्प दिलाया गया, ताकि गरीबी, गंदगी, बीमारी, भ्रष्टाचार और आतंकवाद से मुक्त भारत दे सके। एक ऐसा भारत जो गरीबी, गंदगी, बीमारी, भ्रष्टाचार, जातिवाद, आतंकवाद और तुष्टीकरण और बेरोजगारी से मुक्त हो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री। भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो नीचे तक का जो नेटवर्क है, जो केंद्र से सारी जो हमारे कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों को, चाहे वो युवा संसद का कार्यक्रम हो, चाहे हमारे हितग्राहियों के सम्मेलनों से लेकर इस प्रकार के हमारे बूथ का जो मैनेजमेंट है, क्लस्टर बना करके उनको नीचे तक ले जाना, जो हमारे ग्राम नगर केंद्र के पालक संयोजक से लेकर उनको सशक्त बनाना और नीचे तक हम अपने गरीब कल्याण की योजनाओं को जो केंद्र की सरकार ने की हैं, मध्य प्रदेश के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब थे तब हमने गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से हम नीचे तक गए। जनता आज भी अप्रिशिएट करती है, तो उन सारे मुद्दों पर हम नीचे तक जाने का प्रयास इस माध्यम से करेंगे। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के सभी मोर्चे और पार्टी उस काम में जुटेगी। बीजेपी की रणनीति से इतर, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती थी। धीरे धीरे देश भाजपा मुक्त हो जाएगा और लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी की नीतियों को करारा जवाब कांग्रेस देगी। कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे, उसकी जगह भाजपा मुक्त पूरा जो हिंदुस्तान हो जाए, इसी तरह से एक एक प्रदेश से उनको नकारा जा रहा है। आने वाले दिनों में लोकसभा में हिंदुस्तान की प्रजा ये भाजपा की भ्रष्ट नीति रीति को भी करारा जवाब देगी। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने रोड मैप हैं। डालते हैं एक नजर प्लान पर। बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में नमो अगेन नाम का अभियान शुरू करेगी। बीजेपी युवा मोर्चा के माध्यम से कई तरह के आयोजन करेगी। नेशन विद नमो वॉलेंटियर नेटवर्क, युवा संसद, कमल खेल प्रतियोगिता, यूथ आइकॉन का नेटवर्क, पहला वोट मोदी वोट, कमल युवा महोत्सव जैसे आयोजन होंगे। कांग्रेस ने हर लोकसभा सीट के लिए एक मंत्री को प्रभारी बनाया है। मंत्री के साथ 4 विधायकों की टीम रहेगी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में चुनाव प्रभारी बनाए 3-3 पैनल नाम देंगे। मंडलम और सेक्टर स्तर पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। संगठन को सक्रिय करने के लिए क्षेत्रों में बैठक लेंगे प्रभारी। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट में से 26 पर अभी बीजेपी का कब्जा है, जबकि 3 सीटें कांग्रेस के खाते में है। बीजेपी ने एक सीट के लिए 8 लोगों की टीम तैयार की है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से हार चुकी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने 29 सीटों के लिए नया प्लान तैयार किया है। वहीं कांग्रेस ने एक मंत्री के साथ 4 विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि लोग राग आलापती पार्टियों को परिणामों में जनता से क्या कुछ मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा लोक राग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाजनीन नकवी। चर्चा को विस्तार देने से पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर दिखेगा किसका दम।
विधानसभा चुनाव हारी बीजेपी की 29 सीटों पर क्या होगी रणनीति? क्या एक मंत्री 4 विधायकों की रणनीति प्रदेश में बढ़ाएगी लोकसभा सीटें? 2019 लोकसभा चुनाव में चलेगा मोदी मैजिक या राहुल दिखाएंगे कोई कमाल? तो जनता की चिंता फिर से सताने लगी है। 2019 में लोकसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों की रणनीति सामने दिखने लगी है। जहां कांग्रेस 3 राज्यों में चुनाव जीतकर मजबूत इरादों के साथ अब जनता के बीच जाने को तैयार है, वहीं बीजेपी का कहना है कि पहले से जो योजनाएं उनकी तरफ से चलाई गई थी, उनका अच्छा रिस्पॉन्स जनता के बीच से उन्हें मिल रहा है। लेकिन 2019 की राह क्या आसान होगी? इसके बाद बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करा देती हूँ। जेपी धनोपिया जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी हमारे साथ हैं और विकास बोंद्रिया जी हमारे साथ बीजेपी से हैं। विकास जी, क्या लगता है, विकास की बात करते करते विधानसभा चुनाव आपने जीतने की बात कही थी, अब 2019 सामने है। अगर देखा जाए विपक्षी दल को एकजुट हो रहे हैं आपके खिलाफ और आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि मोदी वर्सेस ऑल हो गया है। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। सब विपक्षी दल एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपस में उनके मनमतैक्य भी है ही है। अब एकजुट व्यक्ति कब होता है किसी एक के खिलाफत में? जब वो पाता है कि वो कमजोर है और अगला पक्ष जो सिंगल रह रहा है वो जरा दमदार है, जनता में उसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है, लोकतांत्रिक माहौल की बात करें हम तो बड़ा स्पष्ट संकेत है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, एनडीए सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। लोगों को एक अवसर ऐसा मिला है कि उन्हें लग रहा है कि अब प्रगति के सोपान तेजी से चढ़े जा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि जनता इस चांस को मिस करेगी। 2022 तक जो मोदी जी का संकल्प है और उसके अभी भी मतलब आंशिक नतीजे भी 2017 में 2018 में हमें जो मिलते हुए दिखे हैं, उससे जनता आश्वस्त है। हम भी जनता के प्रति आश्वस्त हैं। हम इसलिए अपने संगठन के साथ में मोदी जी की सफलताओं को, उनकी सरकार की सफलताओं को लेके उतरेंगे और वोट प्राप्त करके यकीनन 2019 में फिर भाजपा की सरकार केंद्र में बनाएंगे। इस बार कौन से मुद्दे होंगे? अगर पिछली बार की बात करें, 14 में सुनाई दिया था काला धन वापस आएगा, बैंक खातों में लाखों रुपए पहुंच जाएंगे, नौजवानों को 2 करोड़ से ज्यादा, रोजगार की बात, तमाम मुद्दे। अब देखा जाए तो इन दिनों रोजगार की बात भी उठा रही है कांग्रेस और साथ ही साथ पूछ रही है राम मंदिर पर, जिसे हर बार चुनाव में भुनाया जाता है। नहीं, देखिए, राम मंदिर के मामले में तो जो हमारा संकल्प पत्र में लिखित है उसी के ऊपर हम काम भी कर रहे हैं, तो इसलिए वो कोई हमारा डिफरेंस भले कांग्रेस प्रचारित करती रहे लेकिन है नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने खुद ने तो राम मंदिर के लिए कोई प्रयास नहीं किया, जबकि उनके लोगों ने राम मंदिर के खिलाफत में कोर्ट में खड़े हुए। खैर, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। आपने कहा मुद्दे क्या होंगे जी? मुद्दे वही होंगे जो 2014 में थे। तब हमने वादा किया था भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का। आज आप देखिए, राजनीतिक स्तर पे तो कोई छींटा भी नहीं है, बाकी प्रशासनिक स्तर पे जरूर कुछ चीजें धरपकड़ की जाती रही है, समय समय पे करना भी चाहिए सरकार ने। हमने एक साफ गोई का शासन पूरे हिंदुस्तान में कायम किया है। तो पिछली बार तो केवल मुद्दा था, इस बार हमारे पास में मुद्दे के आधार पे बताने के लिए काम भी है, उसे हम लेके जाएंगे। भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए जो जो प्रयास किए, जो विधेयक लाए हैं, कारपोरेट सेक्टर को वो गवर्न करते हो या प्रशासनिक क्षेत्र को या जनता के ऊपर लागू होते हो, वो हम सब लेके जाएंगे। ठीक है धनोपिया जी, आपने सुन लिया। विकास जी का कहना है कि पिछली बार सिर्फ वादा था, इस बार उन वादों को पूरा किया है, वो फीडबैक भी साथ है, बहुत कुछ आगे की रणनीति भी स्पष्ट है बीजेपी की तरफ से। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें, आप विधानसभा चुनाव में भी अगर हम बात करें तो राहुल गांधी जब आए प्रदेश में, उन्होंने सिर्फ ऐसे मुद्दों को उठाया था जो न सिर्फ प्रदेश से जुड़े थे बल्कि देश से जुड़े थे। तो क्या आगे की आपकी रणनीति में भी वही मुद्दे शुमार होंगे? नहीं, देखिए, हालात वक्त के साथ बदलते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए और चुनाव के परिणाम कांग्रेस पार्टी के पक्ष में इसलिए आए कि जनता ने आदरणीय मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान की बातों को भरोसा नहीं किया, घोषणाओं को भरोसा नहीं किया, और परिणति आपके सामने आई कि जितनी बातें इन्होंने की सब रिकॉर्ड पर ही रही, कहीं उनका धरातल पर कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ। हजारों की संख्या में घोषणाएं की, क्रियान्वयन सैकड़ों में भी नहीं हो पाए। तो सारी जनता रही। अब बात सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव है तो लोकसभा के मामले और लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा की बात अलग होती है। जैसा आपने स्वयं अभी कहा कि 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बड़े बड़े सपने दिखाए थे, अच्छे दिन आएंगे, 14-15 लाख खाते में जमा होंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेंगे, 1 सर के बदले में 10 सर आएंगे, पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा था। और सारी की सारी चीज़ें आज देखें जिससे उलट होकर रखा गई है। और मेरे मित्रों ने कहा कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार तो कुछ है ही नहीं,
भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है भाई? लोगों को लोन दिया, हजारों करोड़ लोगों के बर्बाद करवा दिए, सबको शेल्टर दिया भाजपा के नेताओं ने, विदेश भिजवा दिया। राफेल जैसे मामले में 30,000 करोड़ से लेकर 45,000 करोड़ की राशि अनिल अंबानी को किसने दिलवा दी भाई? भ्रष्टाचार नहीं है तो और कौन सा भ्रष्टाचार है? ये सारी की सारी चीजें हैं। और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, युवाओं के भविष्य का सवाल है। सारी चीजों को अगर देखने के बाद इन समय देखें तो कोई वर्ग अपने आप को सुरक्षित नहीं मान रहा है। और इस समय ये कहावत है ना कि ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको भाजपा ने ठगा नहीं है। तो सारे के सारे लोग अपने आप को मान रहे हैं कि हम ठगे गए हैं, और उसकी परिणति अब आपको लोकसभा में मिलेगी। लोकसभा में हम दावे के साथ कहते हैं कि हम कहीं ज्यादा सीटें जीतेंगे। 29 सीटें हमारी टारगेट पे हैं, लेकिन फिर भी मैं इतना कहता हूं कि हर हालत में भारतीय जनता पार्टी से कहीं ज्यादा जीतेंगे। अभी मेरे मित्रों ने कहा कि जिनमें डर होता है वो सब एक होते हैं, एक साथ हो जाते हैं। तो भाई देश के अंदर गठबंधन की सरकारों की शुरुआत अगर कोई लाया है, जिसे एनडीए कहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी लेके आई थी सबसे पहले। इस बात को देख लीजिए कि आप कहाँ हो, आपने अपने आप कुर्सी पाने के लिए क्या क्या नहीं किया था और क्या जतन किए थे। आज आपको इन सब बातों से घबराहट होने लग रहा है। विकास जी कुछ कहना चाहते हैं? विकास जी, देखिए, गठबंधन की बात धनोपिया जी ने कही, उसे मैं तकनीकी रूप से समझाता हूँ। हमने जो गठबंधन किया कैसी पार्टियों से? उन पार्टियों से जिन स्टेट्स में हमारा अस्तित्व ना के बराबर था, जिनसे हमारा कोई विरोधाभास नहीं था, जबकि वैचारिक समतुल्यता थी। अब कांग्रेस उन गठबंधनों में शामिल हो रही है, धनोपिया जी की पार्टी, जहां पे वो प्रदेश में तो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन राष्ट्रीय पटल पे मोदी जी और भाजपा को हटाने के लिए एक होने का प्रयास करते हैं। यहाँ अंतर है। चलिए, लेकिन वो कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, शायद वही जो रणनीति है वो काम करने की कोशिश की जा रही हो सकता है, लेकिन वो कब तक हो सकता है जब तक उसके हाथ कुछ लगे नहीं। हाथ लगने के बाद में उन चोरों में बहुत झगड़ा होता है। लगाए हुए हैं कि शायद कोई अंतर्कलह कांग्रेस की तरफ से निकल कर आए और उसका फायदा बीजेपी को हो जाए। योगी राज सर, क्या लगता है? प्रदेश में चुनाव जीता, 3 राज्यों में जीत मिली कांग्रेस की, जाहिर तौर पर उत्साह में है। राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर भी आश्वस्त नजर आ रही है पार्टी, लेकिन लोकसभा चुनाव के अलग मुद्दे हैं, ऐसा धनोपिया जी का कहना है। जबकि हमने प्रदेश में भी उन मुद्दों को सुना था जो सीधे नेशनल इश्यूज थे। क्या लगता है आपको, ये 3 राज्यों की जीत 2019 की राह क्या कांग्रेस के लिए आसान कर सकेगी? नहीं, एकदम तो नहीं कह सकते कांग्रेस के लिए राह आसान करेगी, लेकिन ये बात जरूर है कि अब जैसे कांग्रेस की लोकसभा में 3 सीटें हैं तो कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी जरूर, इतना तो तय है। और ये बात बिल्कुल आपने सही कहा कि विधानसभा के इलेक्शन में भी आप देखो, राहुल गांधी जी ने तो पूरा का पूरा कैंपेन नेशनल इश्यूज पे किया है। राफेल जैसे मुद्दे को उन्होंने खूब बनाया और सभाओं में उन्होंने बोला। मैंने खुद उनकी सभाएं अटेंड की, उसमें 2-3 मुद्दे जो राष्ट्रीय लेवल के थे, मतलब विधानसभा चुनाव में जिक्र वो बराबर करते रहे, उन्होंने जीएसटी को लेकर भी बात की। तो और वास्तव में लोकसभा चुनाव के तो मुद्दे अब यही हैं जी। लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव के मुद्दों के आधार पर नहीं लड़ा जाएगा। और ये बात सही है कि 3 राज्यों की वजह से कांग्रेस कॉन्फिडेंस में है, थोड़ा सा उसका मॉरल बूस्टअप है। तो मुझे भी ये लगता है कि अभी जैसे 3 सीटें से 3 सीटों से तो बढ़ेगी 1 दर्जन। और आप देखो विधानसभा चुनाव का एनालिसिस आप करो तो प्रदेश में 12 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिसपे कांग्रेस को बढ़त मिली है। तो निश्चित तौर पर इसका फायदा कांग्रेस को तो मिलेगा। क्या लगता है धनोपिया जी, कुछ फायदे के आसार नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल फिर भी बार बार उठ जाता है कि राहुल गांधी, अगर उनकी हम बात करें तो स्ट्रांग कैंडिडेट के तौर पर नहीं देखा जा रहा उन्हें। और अभी जो हालिया गठबंधन मायावती और अखिलेश का सामने आया और उसमें जिस तरीके से कांग्रेस को साइडलाइन करने की बात निकलकर सामने आई, आपको क्या लगता है अकेले आप जैसे प्रदेश में दिखे थे वैसे ही आगे भी दिखेंगे? देखिए, ऐसा है, ये तो भारतीय जनता पार्टी का अपना एक सगुफा है, चुनावी जुमले रहते हैं, कुछ भी बोलने वाली बात है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ही हम 3 राज्यों में सफलता प्राप्त कर सके हैं, और राहुल जी के ही नेतृत्व में इस देश के अंदर 5 राज्यों में भाजपा का सुपड़ा साफ हुआ है। ये बात समझ के चलिए कि राहुल गांधी जी आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे जितना वो समय देते हैं, जितना पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपना तो देते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, कार्यकर्ताओं को उत्साह पैदा करते हैं और एक नया संचार पैदा होता है। उसी की परिणति है कि विधानसभा में हमें सफलताएं मिली हैं। अभी आदरणीय योगी राज जी ने भी कहा कि आपने देखा 12 लोकसभा क्षेत्रों में मध्य प्रदेश अकेले में हमारी बढ़त आई है, और ये 12 हमारी कम से कम 29 को टच करेगी। ये इस बात को मान के चलिए। राहुल जी ने ही किसानों के कर्जे माफ करने की बात की थी, कमलनाथ जी ने 10 दिन के अंदर की बात किया, 2 घंटे के अंदर उन्होंने फौरन फाइल कर दिए, कर्जे माफ प्रक्रिया चल रही है और आप देखेंगे 5 फरवरी तक सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो मेरा कहना है कि अब राहुल जी का नेतृत्व सर्व स्वाभिमान है और सब लोगों के नेतृत्व में काम करने के साथ साथ राहुल जी का जो मार्गदर्शन आप तो कह रहे हैं कि कर्ज माफी की प्रक्रिया जो है वो चल रही है, लेकिन बीजेपी उस पर यकीन नहीं कर पा रही। उसे इंतजार है जब तक कर्ज माफी पूरे तरीके से नहीं हो जाती। भले ही किसान कुछ नहीं कह रहे हो, लेकिन बीजेपी बहुत कुछ कह रही है।
बीजेपी तो काम ही कुछ और है। वो बोलते हैं हम खैरात नहीं लेते हैं, हम खैरात नहीं देते हैं, ये किसानों का अपमान करते हैं। इनकी बात तो छोड़िए, कांग्रेस पार्टी ने जो कहा है, जो किया है, हम कर रहे हैं। और हमारा कर्जा माफी का जो मामला है, 35 लाख किसानों के कर्जे 55,000 करोड़ के आप देखेंगे 5 फरवरी के लेके 22 फरवरी के बीच में माफ हो जाएंगे, खत्म हो चलिए जाएंगे। विकास जी, ये माना जाए या ना माना जाए, लेकिन किसान कर्ज माफी की बात जब कांग्रेस ने की तो जैसा कि हमने देखा छत्तीसगढ़ में नतीजे बेहद चौंकाने वाले रहे, मध्य प्रदेश में भी इसका फायदा कांग्रेस को मिला है। और किसानों की बात करके न सिर्फ किसान बल्कि हर वर्ग को कांग्रेस ने साथ लिया है। आपकी तरफ से भी तमाम योजनाएं थी किसानों के लिए, आपने पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी रिजल्ट वो नहीं आए जैसा आप चाहते थे। तो क्या लगता है किसान किसान करके जिस तरीके से कांग्रेस ने सभी वर्गों को साधा है, आगे अगर देखा जाए 2019 में ये उसके लिए बहुत बड़ी मदद साबित हो जाएगी? 2 शब्दों में अंतर है दीजिए, साधना एक शब्द है और भरमाया है वो एक शब्द है, और भ्रम में आ जाते हैं लोग। तो आप ये कहना चाहते हैं जनता भ्रमित हो गई? भरमाने का अनुभव आपको ज्यादा है, पता लग जाएगा, पता लग जाएगा। धनोपिया जी ने तारीख डिक्लेयर की है, 22 फरवरी तक करेंगे। ऐसा भी तो कह सकते हैं, गुमराह किया, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? काम तो कर रहे हैं पहले दिन से, अगर हम देखें। नहीं ठीक है ना, देखिए अब धनोपिया जी की सरकार है, वो तो पहली कैबिनेट बैठक में भी निर्णय ले सकती थी कि हमारे जो 800-900 मुद्दों का वचन पत्र है उस सबको हम स्वीकार परिपालन में लाते हैं। देखिए प्रशासकीय आदेश निकालना और बात है। पहला प्रशासकीय आदेश कर्ज माफी के बारे में क्या था? 31 मार्च 2000 तक के ऋणदाताओं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके जब किसानों ने दबाव बनाया कि नहीं आपका वचन कुछ और था, आपका वचन और वास्ट था, तब कांग्रेस उसके निकट आई उस बात की, और फिर उन्होंने फिर अन्य कोई शर्तें रखी। ठीक है, खैर उनका प्रशासकीय आदेश वास्तव में 1.5 घंटे में हुआ, उसके लिए धन्यवाद। कुछ हुआ तो अमली जामा पहनाने वाला विषय है, और हम 1 महीना इंतजार करते हैं। 22 फरवरी की तारीख धनोपिया जी दे रहे हैं, कोई बहुत दूर नहीं है, पता लग जाएगा। लेकिन हमारी आशंका क्या है? देखिए शासन प्रशासन में जादू से नहीं होता, टोपी में से रुपए नहीं निकलते हैं ना। रुपए कैसे निकलते हैं उसके लिए बजट होता है, उसके लिए विधानसभा के द्वारा पारित किया जाता है। कर दिया आप लोगों ने, ये बात हम मानते हैं। देखिए धनोपिया जी, खजाना भरे रखने की कोई बात नहीं है। ये कोई बनिए की दुकान या कोई व्यापारी की दुकान तो है नहीं है कि भाई पैसा कमाया और रख लिया और ब्याज पे बैंक में चलाना। सरकार का तो धर्म ही होता है जो आय हो उसे फौरन जन कल्याण के लिए व्यय किया जाए, और अगर आप व्यय करने में असक्षम है तो आपको उस आय को प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। सरकार को आय भी नहीं करनी चाहिए भाई, उस तरह से आप जनता को फायदा दीजिए, करों को कम करके दीजिए। तो मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार का बजट उस तरह से नहीं दिखता है जो कांग्रेस की सरकार के प्रशासकीय आदेश हैं, इसलिए हम जैसे लोग जो समझ सकते हैं, आप जैसे लोग जो समझ सकते हैं सरकार की फाइनेंशियल वर्किंग कैपेसिटीज को, वो संदेह करते हैं। 1 महीना और है, पता लग जाएगा। धनोपिया जी, ये बात जो है वो बार बार निकलकर सामने आ रही है कि जितना कर्ज माफी की घोषणा कर दी गई है उतना बजट नहीं दिख रहा है। तो किस तरीके की रीति नीति कांग्रेस ने सोच रखी है, आगे क्या कुछ होगा? अगर देखा जाए निवेश को लेकर भी सीएम जो हैं वो काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। देखिए आदरणीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने साफ तौर पर कहा है कि मध्य प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो तो सबके सामने है। बजट की राशि की बात नहीं है, अनुदान राशि 5,000 करोड़ रुपए की उन्होंने अभी पैदा कराई है, और जो राशि की देना है बैंकों को, नेचुरल हम भी बैंक से लोन लेंगे, बैंक से लोन लेकर ही बैंकों का लोन चुकाएंगे, किसानों के कर्जे माफ करेंगे। भाई आप पैसा तो छप नहीं सकता ना, कोई मध्य प्रदेश सरकार का काम तो है नहीं नोट छाप लेंगे। और बिल्कुल मेरे मित्र ने सही कहा है कि मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि हमें आर्थिक रूप से निश्चित रूप से बहुत लोगों पर निर्भर होना पड़ रहा है। हमें वाइट पेपर जारी करने की आवश्यकता महसूस हो रही है, बहुत ज्यादा हालात खराब है। इन्होंने पूरा आदरणीय जयंत मलैया जी जो वित्त मंत्री थे, उन्होंने तो साफ कह दिया था कि हमें जैसा खाली मिला था हम खाली छोड़ के जा रहे हैं। निश्चित रूप से परेशानी तो होगी, लेकिन फिर भी किसानों को कर्जे माफ करने के लिए व्यवस्था की जा रही है। और हमारे आदरणीय कमलनाथ जी बहुत अनुभवी नेता है, केंद्र में बहुत से विभागों में मंत्री रहे, उनका बड़ा अपना अनुभव है और बहुत गंभीर और धीर व्यक्ति है। निश्चित रूप से उन्होंने जो कहा है तो करेंगे। नहीं देखिए, मैं खजाना खाली होने का मतलब ये नहीं होता कि संपन्नता नहीं है, कैश नहीं है जेब में, और कैश रहना भी नहीं चाहिए जेब में। कैश जेब में क्यों ज्यादा? अगर 3,000 करोड़ रुपए कोषालयों में हो और मध्य प्रदेश सरकार का बजट 1,80,000 करोड़ का हो तो स्थिति 2,00,000 करोड़ का कर्जा हो, ये भी तो जोड़िए उसमें। 2,00,000 करोड़ का कर्जा है मध्य सरकार। नहीं वो कोई खराब डेवलपमेंटल काम में अगर इन्वेस्टमेंट किया गया है, पार्टी की सरकार थी तब 35,000 करोड़ कर्जा था, धनोपिया आज 2,00,000 करोड़। आज वो पुल 2 लाख में, बिजली घर 2 लाख
के उस कर्जे योगी से राज बने सर, हुए अगर हैं देखा जो जाए, कि इन्फ्लेशन के बाद कल आने खजाना वाले खाली कल है, में ये 3 बात लाख सही करोड़ है। में बनते और तो क्या बेहतर वचन काम पत्र हुआ। को पूरा करने की जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार की है। बजट सत्र को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं और जिस तरीके से शक किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, उस पर भी विचार करेगी कांग्रेस। लेकिन सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में सरकार अब कांग्रेस की है, लोकसभा चुनाव की बात अब सामने है। ऐसे में वचन पत्र को पूरा करके कितनी मजबूत हो सकती है कांग्रेस? और अगर हम राहुल गांधी की बात करें, जैसा कि धनोपिया जी कह रहे हैं कि उनका लगातार कार्यकर्ताओं से संपर्क है, कार्यकर्ताओं को ऊर्जा दी जा रही है, तो क्या ये माना जाए कि पहले कार्यकर्ता जो हैं वो उपेक्षित महसूस करते थे और अब जो है बदलाव वो कांग्रेस में दिख रहा है, उसने जो नारा दिया था उस पर वो खरे उतर रहे हैं? नहीं, कांग्रेस में बदलाव तो दिख रहा है और कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है। लेकिन जो आपने खजाने की बात शुरू में जिक्र की थी, खजाना हमेशा सरकारों को खाली ही मिलता है। जो भी सरकार जाती है तो नई नेक्स्ट सरकार जो आती है वो यही कहती है कि हमें खजाना खाली मिला। लेकिन सरकार की मंशा ठीक है, लीडर की मंशा ठीक है, तो सारे वित्तीय व्यवस्थाएं, वित्तीय प्रबंध सब जुट जाते हैं। आप देखो, इस मामले में मैं जरूर कहूंगा कमलनाथ जी ने बहुत बढ़िया प्रयास किया और उस कदम की तरफ बढ़ रहे हैं किसान के कर्ज माफी हो। लेकिन कभी कभी शंका की होती है। अब आप देखो, अभी कोई किसी किसान का कर्ज माफी नहीं हुआ, लेकिन 2-3 बात सामने निकल गई। लोग 3-3 तरह के फार्मों से बिचकने लगे, हरा पीला नीला फार्म। फिर अभी एक बीच में एक और ये बात आई थी कि साहब 150 ऐसे लोगों का कर्ज माफ हो गया जो जिनका कर्ज ही नहीं लिया था। तो ऐसी यदि ड्रॉबैक, कितना फर्जीवाड़ा किया था, ये देखिए। ऐसे ड्रॉबैक आएंगे तो थोड़ा कर्जा दिखा दिया, कर्जा था ही नहीं उनका। इसमें भाजपा का क्या विषय? भाजपा का विषय? कर्जा जो लोकल बैंक की सोसाइटी होगी, हो सकता है वो कांग्रेस सहकारी बैंकों से हुआ है, सहकारी कांग्रेस के बैंकों प्रभाव वाली सोसाइटी होगी। लिया ही नहीं है, तो आपने कितना फर्जीवाड़ा किया देखिए। मैं तो कह रहा हूँ वो कांग्रेस के प्रभाव वाले व्यक्तियों की सोसाइटी थी, उसमें डायरेक्ट सारे लोग जो है ना भाजपा के लोग। ये आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं। अभी देखना होगा कि किसानों को कितना फायदा मिलता है, निवेश को लेकर कितने मुख्यमंत्री सक्सेस हो पाते हैं। लेकिन योगी राज सर, अभी गठबंधन को लेकर जैसा कि हमने पहले सवाल किया कि विपक्ष एकजुट हो रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि बीजेपी को जीत मिले। लेकिन क्या ये बिखराव आपको नहीं समझ में आता कि अलग अलग ऐसे लोग जो पहले कभी साथ होना नहीं चाहते थे, और अगर वो साथ हो भी जाते हैं तो शायद जैसा मध्य प्रदेश में बीजेपी नजरें लगाए बैठी है कि कब विधायकों में अनबन हो जाए, खटपट हो जाए और उन्हें मौका मिल सके, तो ये जो एक साथ आने की बात दिख रही है, गठबंधन जो हो रहा है, इसकी गांठें कभी भी खुल सकती हैं? नहीं, बिल्कुल खुल सकती है। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा मुझे नहीं लगता। आप ये देखो, कांग्रेस के पास 114 सीटें, मात्र 2 चाहिए उनको, और 2 मान लो उन्हें निर्दलीय को मंत्री बना दिया। मंत्री है हमारे 115 है ऑलरेडी रिकॉर्ड पर। तो वो मान लो उनको मंत्री बना दो तो मतलब सरकार तो चली जाएगी। तो इसमें मुझे संभावना बहुत कम नजर आती है, जब तक कि कोई कांग्रेस का एक धड़ा ही अलग हो जाए और किसी समर्थन वापस ले ले, तब तक। बाकी आप वैसा संभावना मुझे लगती नहीं। बाकी तो 2 बीएसपी के एसपी ये भी समर्थन दे रहे हैं और 2 निर्दलीय खुद के बात कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उसको पूरे 5 साल कांग्रेस पर ये टैग लगा रहेगा कि साहब आप बहुमत की सरकार नहीं है, अल्पमत की सरकार है, कभी भी गिर जाएगी, कभी भी कुछ ऐसी संभावना हमेशा बनी रहेगी जब तक थोड़ा इंतजार करिए योगी राज जी, हम पूरे पूर्ण बहुमत 116 से प्लस दिखाएंगे आपको कांग्रेस। आप थोड़ा सा और इसमें एक और इंटरेस्टिंग, अभी भाजपा के बहुत से लोग जो है ना हमारे टच में है, जो तैयार है। नहीं तो क्या होगा आपके और वहाँ पे कांग्रेस पार्टी राजनीति की आएगी। डिफेक्शन नहीं, बहुत से भाजपा के लोग असंतुष्ट हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर छोड़ना चाहते हैं। कम से कम 6-7 लोगों के नाम तो मेरे पास प्रदेश के संदर्भ की बात हो गई योगी राज सर। लेकिन अगर हम देखें, जो खास तौर पर अगर देखा जा रहा है कि मोदी वर्सेस ऑल की बात जो आ रही है, उसमें आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सही बात है, बिल्कुल मोदी के खिलाफ है सबके सब। आप देखा जाए ऐसे गठबंधन, एक ऐसे लोग एक है जिनकी विचारधारा एक नहीं। अभी बीएसपी और एसपी ने उत्तर प्रदेश में समझौता किया और दूसरे दिन दोनों पलट गए। उनमें अपने में वो एकता नजर नहीं आई जिस एकता के लेकर उन्होंने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो मुझे नहीं लगता, ये तो केवल यही है कि केवल एक को रोका जाए, दोस्त का दोस्त दुश्मन, जो आपने जो कहावत कही थी वो मुझे सत्य प्रतीत होती है कि नाज़मीन जी, पॉलिटिकल पार्टीज के जो फैमिली लिडरशिप से जो अभी हम जो महागठबंधन देख रहे हैं उसमें जो फैमिली लिडरशिप है वो तो अपने परिवारों के हितों के लिए आपस में जुड़ सकते हैं। लेकिन सोचिए ना आप, सपा और बसपा का कार्यकर्ता जो बूथ पे एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होता है, उसे क्या लाभ इस गठबंधन से, महागठबंधन से होने वाला, उसकी कौन सी विचारधारा पोषित होने वाली, वो यकीनन नहीं आता। आप ऊपर कर सकते हैं बात को, मीडिया से फोटो खिंचवा सकते हैं, लेकिन पोलिंग बूथ स्तर पे ना ऐसा होता है ना हुआ है। तो यानी कि कहा जाए कि आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। आप जिन कामों को लेकर और जिन नीतियों को, कांग्रेस अकेली है, हम तो प्रयास कर रहे हैं 50% वोट हमें मिल सके, 50% हमें मिलते हैं वोट, हम जिसके करीब भी हैं, तो हमें क्या डरने की बात है। लेकिन अगर डर नहीं है तो जिस तरीके से फीडबैक मंगाया जा रहा है, सर्वे यहाँ पर कराया जा रहा है, ये मांगा जा रहा है कि कैंडिडेट के नाम सामने आए, कौन सा लोकप्रिय चेहरा है, तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस की मजबूती अब आप मानने लगे हैं धीरे धीरे?
नहीं, देखिए, ये जो प्रक्रिया आपने बताई है, चूंकि आजकल फीडबैक, सर्वे, ये सब सुविधाएं उपलब्ध हैं और तकनीकी इन चीज़ों को हम ग्रहण भी करते हैं, अब मानते भी हैं उसके ऊपर, तो कराया जाना उचित ही रहता है। ये दोनों तरह से अच्छा रहता है, बेहतर उम्मीदवार चयनित किया जाता है, कार्यकर्ता भी संतुष्ट होते हैं और जनता की पसंद भी पार्टी के को पता लग जाती है। योगीराज सर, पहले 60 सालों को खूब कोसा गया। अगर हम देखें 2014 में लगातार कांग्रेस को हर बात पर कोसा गया और कहा गया कि कांग्रेस ने विकास नहीं किया है। अगर देश में सरकार बदलती है तो विकास होगा, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, लेकिन वो बात अभी भी खाली नजर आती है। तो क्या ये माना जाए कि स्वरोजगार देने की बात की गई थी? निवेश को लेकर अगर हम देखें, पिछली सरकार में मध्य प्रदेश में जब शिवराज जी थे वो भी खूब गए, लेकिन मध्य प्रदेश में निवेश नहीं देखने को मिला। अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें, वो भी लगातार कई यात्राओं पर गए, लेकिन तब भी ऐसा कुछ देखने को मिला। तो क्या लगता है आपको, आगे कुछ तस्वीर बदलेगी? देखो नाज़रीन जी, मैं आपको बता दूं, रोजगार एक ऐसा विषय है, कोई भी सरकार इसको हल नहीं कर सकती, मेरा दावा है। आप भले ही कह दो कि हम साल में 1 करोड़ नरसिंह राव जी ने भी कहा था हम साल में 1 करोड़ रोजगार देंगे उस समय, लेकिन नहीं दे पाए। नरेंद्र मोदी ने कहा हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्योंकि देश की स्थिति आपने ऐसे ही कर दी। रोजगार आप लाओगे कहां से? आप पब्लिक सेक्टर की हालत खराब है, सरकारी गवर्नमेंट सेक्टर में आप डाई कैडर घोषित कर रहे हो, जो पोस्ट एक बार खत्म हो जाती है खत्म। तो आप रोजगार के लिए तो आपको एक वृहद स्तर पर प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी, लेकिन मुद्दे वही गूंजने वाले हैं। किसानों को साधने की बात होगी, युवाओं की बात होगी। तीनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। तो लोक राग आलापती पार्टियां जनता को लुभाने की अभी से तैयारी कर रही हैं, लेकिन देखना होगा कि मोदी लहर को रोकने के लिए कांग्रेस किसे आगे लेकर आती है। क्या राहुल गांधी का जादू चलेगा और जनता आने वाले वक्त में किस पे कितना विश्वास कर पाएगी? फिलहाल इसी के साथ आई इंडिया एजेंडा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।